नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपी पीसीएस 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर। तो इस टेस्ट पेपर सीरीज़ में हम लोग अभी तक दृष्टि आईएएस संस्थान, ध्येय आईएएस संस्थान और जीएस वर्ल्ड आईएएस संस्थान के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग अब तक दृष्टि आईएएस संस्थान के 12 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ध्येय आईएएस के 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं और जीएस वर्ल्ड के 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने मेडिवल हिस्ट्री को मजबूत करते हुए जीएस वर्ल्ड का पेपर नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में मेडिवल हिस्ट्री के काफ़ी पेचीदे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम लोगों को टैकल करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात करते हैं अपने पेपर के संबंध में। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है उसे ज़रा देखते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, चक्र स्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी कश्मीर। तो बच्चों चक्र स्वामी का मंदिर आपका थानेश्वर में स्थित था। कहाँ पे था बच्चों? थानेश्वर में, यानी बी ऑप्शन सही है। यदि हम इसमें बात करें क्या हुआ था इसमें, तो बच्चों महमूद गजनी, किसने बच्चों? महमूद गजनी ने थानेश्वर पर हमला किया था। किस पर? थानेश्वर पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण के दौरान उसने चक्र स्वामी मंदिर में भगवान चक्र स्वामी की मूर्ति को ले जाकर क्या भेज दिया था? गजनी भेज दिया था। और एक कहानी भी प्रचलित है कि इस निवास जब यहाँ इस राज्य पर हमला किया थानेश्वर पे, तो वहाँ के निवासियों ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। उन्हें लगा कि ईश्वर आके उनकी स्वयं मदद करेंगे, तो इससे उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। तो उसने इसको लूटा और आग भी लगाई, कई नृशंस हत्याएँ भी की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किसने गजनी पर आक्रमण कर लूटा और जलाकर नष्ट कर दिया? तो यहाँ पर गजनी से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हुसैन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं गजनी वर्सेस गौर, गजनी वर्सेस गौरी हमेशा चलता रहता था और इसी दौरान हुआ क्या कि गौरी शासक अलाउद्दीन हुसैन ने 1155 में बच्चों, कब? 1155 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण कर दिया और उसको बहुत नष्ट किया और जला भी दिया था। यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं 3 क्या कह रहा है। तुर्की आक्रमणों से, क्वेश्चन नंबर 3, तुर्की आक्रमणों से रक्षा करने के लिए झांसी की किलेबंदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी अजयराज, ऑप्शन सी विग्रहराज थर्ड और ऑप्शन डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो किसने ऐसा किया था? तो बच्चों तुर्की आक्रमण से रक्षा करने के लिए झांसी की किलेबंदी विग्रहराज तृतीय द्वारा की गई थी। कब की गई थी अगर हम बात करें तो 1167 में। कब की गई थी? 1167 ईस्वी में पंजाब के झांसी में। ठीक है, सुल्तान से छीन लिया और उसकी उत्तराधिकारी पृथ्वीराज द्वितीय ने, थोड़ा बच्चों मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सुधारते हैं। अगर हम बात करते हैं विग्रहराज तृतीय ने क्या किया था? 1167 में पंजाब को गजनियों से छीन लिया था, गजनियों से या गजनवियों से छीन लिया था। ठीक है, छीना और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी
पृथ्वीराज द्वितीय ने इसकी किलेबंदी कराई। किसने? पृथ्वीराज द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं बच्चों हम लोग। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसे समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना? ऑप्शन ए लैन पोल, ऑप्शन बी बुलजले हैग, ऑप्शन सी SR शर्मा, ऑप्शन डी मोहम्मद हबीब। तो बच्चों किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना? तो व्यक्ति है आपका बुलजले हैग ने। किसने? बुलजले हैग ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं 5 क्या कह रहा है और उसे देखकर उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात का वसूली बंद करवा दिया। सदका भी एक प्रकार का ज़कात था जो कि किसी भी विशेष दिन या त्योहारों पर दिया जाने दान था। ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन सही हैं, इसके बारे में परीक्षण करते हैं कौन से ऑप्शन सही हैं। तो बच्चों यदि हम देखें तो इसमें ऑप्शन में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, और डी है न तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे अगर बात करें ज़कात जो होता है वो वास्तव में दैनिक जीवन पर लगने वाली एक वसूली ही होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और ज़कात और सदका भी एक प्रकार का ज़कात था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन सी दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं 6 क्या कह रहा है और उसे समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? ए मालक पंथी, बी सफ़ी पंथी, सी हनवल पंथी या डी हनीफा पंथी। तो बच्चों यदि दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये किन सिद्धांतों पर आधारित थी? तो ये बच्चों हनीफा पंथी पर आधारित थी। किस पर? हनीफा पंथी पर आधारित थी, जिसमें कुरान ही राज्य का संविधान होता है। जिसमें हनीफा पंथी में क्या होता है? कुरान ही राज्य का संविधान होता है। क्या होता है? राज्य का संविधान होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग और उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 7 क्या कह रहा है। देखते हैं क्या कह रहा है 7 और उसे देखने का प्रयास करते हैं। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए यस्कर ने, बी रानी दिद्या ने, सी राजा संग्राम ने या डी शंकर बर्मन ने। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम लोहार वंश की संस्थापक के बारे में बात करें तो लोहार वंश के संस्थापक कौन था? तो लोहार वंश के संस्थापक राजा संग्राम थे। कौन थे बच्चों? राजा संग्राम थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। 8 बाज बहादुर ने किस राज्य की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पीर मोहम्मद पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय नर्मदा नदी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन से ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन ए खानदेश के, ऑप्शन बी गोलकुंडा से, ऑप्शन सी बीजापुर से और ऑप्शन डी अहमदनगर से। तो बाज बहादुर ने कहाँ पर या बाज बहादुर की कहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ से आगे, बाज बहादुर के बारे में बात करें तो मालवा के मुगल सूबेदार पीर मोहम्मद पर आक्रमण किया तो वो किस देश के राज्य की सहायता से? तो बच्चों वो राज्य था आपका खानदेश। किसका बच्चों? खानदेश की सहायता से। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं 9 क्या कह रहा है।
9 कह रहा है किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया। ऑप्शन ए रणथंबोर, ऑप्शन बी कलिंजर, ऑप्शन सी आपका चित्तौड़ और ऑप्शन डी मालवा। तो बच्चों यहाँ पर अकबर के फतहनामा के जारी करने के विषय में क्वेश्चन है। तो अकबर ने फतहनामा जारी किस में किया था, रणथंबोर, कलिंजर, चित्तौड़ या मालवा के दौरान। तो अकबर ने फतहनामा जारी किया था चित्तौड़ विजय के बाद। किसके बच्चों, चित्तौड़ विजय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्या कह रहा है 10। द्वितीय पानीपत के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए वयजीद बयात, ऑप्शन बी आरिफ कंधारी, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी अब्दुल कादिर बनायूनी। तो यहाँ पे द्वितीय पानीपत के युद्ध के बारे में बात करें तो द्वितीय पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच बच्चों, अकबर और हेमू के बीच। तो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो था वो था आरिफ कंधारी। कौन था बच्चों, आरिफ कंधारी था। यदि हम द्वितीय पानीपत के युद्ध के बारे में बात करें तो ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच, ये हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच। किसके बच्चों, अकबर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पर और समझते हैं 11 क्या कह रहा है। ध्यान से, यहाँ पे 11 में मैच करना है और सटीक उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो एक तरफ आपके क्या दिए गए हैं, सुमेलित करने की बात की जा रही है। एक तरफ आपके प्रतिनिधि मंडल हैं, दूसरी तरफ आपके राज्य हैं। तो देखते हैं कौन सा राज्य किस प्रतिनिधि मंडल के अधीन था। देखते हैं बच्चों, तो फैजी जो थे वो बीजापुर राज्य में थे। ख्वाजा अमीमुद्दीन के बारे में बात करें तो बच्चों ख्वाजा अमीमुद्दीन अहमदनगर में थे। मीर मोहम्मद अमीन मसूदी के बारे में देखें तो मीर मोहम्मद अमीन मसूदी आपके कहाँ पर थे, वो आपके बीजापुर में थे। कहाँ पर थे, बीजापुर में थे। और यदि मिर्ज़ा मसूद की बात करें तो वो गोलकुंडा में थे। तो यदि हम ऑप्शन मिलाएं तो ये है 2, ये है 4 और ये है आपका 3 और ये है आपका 1, यानी 2 4 3 1। ऑप्शन देखते हैं, ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 1 2 4, सी में है 2 4 3 1 और डी में है 2 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस के समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। ऑप्शन ए क्या है, ए इस्लाम शाह, बी अकबर, सी शेर शाह या डी जहांगीर। तो निम्नलिखित में से किसके समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। तो वो थे बच्चों इस्लाम शाह, जिनका कौन था बच्चों, इस्लाम शाह, जिनका मूल नाम सलीम शाह था। वास्तविक नाम अगर इनके बारे में बात करें तो इनका मूल नाम क्या था, सलीम शाह था। ठीक है, सलीम शाह था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सृजित विभाग और सूची 2 में सुल्तान हैं। तो सूची 1 को देखना है जिसमें इसके अंतर्गत सृजित विभाग हैं और सूची 2 में सुल्तानों की बात की गई है। तो देखते हैं कौन सा है। दीवाने वकूफ़ जो है वो बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने अर्ज के बारे में बात करें तो बनाया था बलबन ने। नायम के बारे में या नायब मुमालिकात के बारे में बात करें तो ये बनाया था बहराम शाह ने। और यदि वकील सुल्तान की बारे में बात करें तो नसीरुद्दीन शाह द्वारा बनाया गया था। यानी अगर हम मिलाएं तो बच्चों 3
2 4 और 1, 3 2 4 1। ऑप्शन देखते हैं, ए में है 3 2 4 1, बी में है 3 2 1 4, सी में है 1 2 3 4, डी में है 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और उसे समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से किनके दरबार में राजकवि थे? ऑप्शन ए हुमायूं के, ऑप्शन बी शाहजहां के, ऑप्शन सी जहांगीर के और ऑप्शन डी अकबर के। तो पंडित राज जगन्नाथ के बारे में यदि बात की जाए किनके दरबार में राजकवि थे, तो पंडित जगन्नाथ हमारे किसके दरबार में थे? शाहजहां के दरबार में कवि थे। किसके दरबार में बच्चों? शाहजहां के दरबार में। और शाहजहां ने जगन्नाथ को गंगाधर किसकी उपाधि दी थी बच्चों? जगन्नाथ को गंगाधर की उपाधि दी थी। किसकी बच्चों? गंगाधर की उपाधि। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और उसे समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शेरशाह के ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? ए मुंसिफ, बी कारकुन, सी मुकद्दम या डी पटवारी। तो शेरशाह के ग्राम प्रशासन में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को थी उसे मुकद्दम कहा जाता था। क्या कहा? तो मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और समझते हैं क्या कह रहा है 16। तो बच्चों 16 को मैचिंग करना है और देखते हैं कैसा मैचिंग है। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान और उनके प्रमुख वजीर के बारे में पूछा गया है। ज़रा देखते हैं कौन से सुल्तान हैं और कौन से वजीर हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन में एक में सुल्तान है, दूसरे में वजीर हैं। तो ज़रा देखते हैं कौन से तो देखते हैं बच्चों। तो इल्तुतमिश में अगर हम बात करें तो निज़ामुद्दीन जुनैदी वजीर था। खुसरो मलिक के बारे में बात करें तो आईने मुल्क मुल्तानी था। फिरोज शाह तुगलक में खाने कहाँ मकबूल प्रथम था। जलालुद्दीन खिलजी में ख्वाजा खातिर था। यानी अगर हम इनका मैचिंग मिलाएंगे तो 1 2 3 4 तो ऑप्शन देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बच्चों देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे 4 3 2 1 1 2 4 3 2 1 3 4 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और उसे देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से किसने सैन्य प्रणाली में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया? ऑप्शन ए इस्लाम शाह ने, ऑप्शन बी शेर शाह ने, ऑप्शन सी आदिल शाह ने, ऑप्शन डी सिकंदर सूर ने। तो किसने सैन्य प्रणाली में श्रेणी का काम शुरू किया? यदि इसके बारे में बात करें तो ये काम शुरू किया गया था शेर शाह के छोटे पुत्र इस्लाम शाह द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह का छोटा पुत्र था जिसने सेना में श्रेणी प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का होगा आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और उसे समझते हैं। सिंध में झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ किला निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ए हुमायूं ने, बी शेरशाह ने, सी इब्राहिम लोदी ने या डी बाबर ने। तो रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेरशाह द्वारा कराया गया था बच्चों। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा कराया गया था। इसके एक सोन नदी के तट पर था और एक झेलम नदी के तट पर था।
क्या बच्चों? एक सोन नदी के तट पर और एक ऐसा ही रोहतासगढ़ का किला सोन नदी के तट पर भी था, ठीक है, और एक झेलम नदी के तट पर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और उसे देखने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस काल को अमीरों का स्वर्ण काल कहा गया है? ए तुगलक काल को, बी लोधी काल को, सी बलबन काल को या डी खिलजी काल को। तो दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस काल को अमीरों का स्वर्ण काल कहा गया है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में अगर हम बात करें किस काल को अमीरों का स्वर्ण काल कहा गया है, तो वो काल है बच्चों इब्राहिम लोदी, यानी लोदी काल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर, और देखते हैं 20 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी? ए गुलबदन बेगम ने, बी जहां आरा बेगम ने, सी जेबुन्निसा ने या डी हुमायूं ने। तो पुस्तकालय की स्थापना बैतुल उलूम की स्थापना की गई थी औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा द्वारा। किसके द्वारा? जेबुन्निसा द्वारा, ठीक है बच्चों, जेबुन्निसा द्वारा। हुमायूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और उसे समझने का प्रयास करते हैं। मुगल बादशाहों में पहला शासन कौन था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान कर प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी औरंगजेब, सी फर्रुखसियार या डी मोहम्मद शाह। तो मुगल बादशाहों में पहला बादशाह कौन था जिसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो बच्चों वो बादशाह था मोहम्मद शाह। कौन था बच्चों? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं 22 क्या कह रहा है। मोहम्मद गौरी की हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण निम्नलिखित में से किस किताब में मिलता है? ऑप्शन ए तबकाते नसीरी, ऑप्शन बी ताज उल मासिर, ऑप्शन सी किरान उस सादेन, ऑप्शन डी किताब उल हिंद। तो अगर हम बात करें किसके द्वारा मिल रहा है, तो वो बच्चों मिन्हाज किरत तबकाते नासिरी किसने लिखी थी? अगर इसके राइटर की बात करें तो ये लिखी गई थी मिन्हास द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? मिन्हास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर और देखते हैं अगला। अवध में पृथु वर्तु का विद्रोह निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नसीरुद्दीन महमूद या डी बहराम शाह। तो बच्चों यदि हम बात करें इसमें तो यहाँ पे जो अवध में पृथु वर्तु का विद्रोह निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शासनकाल किसका था? इल्तुतमिश का था। किसका था बच्चों? इल्तुतमिश का था, जिसके शासनकाल में पृथु या वर्तु का विद्रोह हुआ था इल्तुतमिश में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर और उसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 24 देखते हैं। अकबर को समर्पित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिसमें शेरशाह के विषय में जानकारी मिलती है? यानी अकबर को समर्पित पुस्तक है जिसमें शेरशाह के विषय में जानकारी मिलती है। ऑप्शन देखते हैं। नफाइस उल मासीर, बी तोहफाए ए अकबर शाही, सी तारीख़े शाही या डी वकायात ए मुस्ताकी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें अकबर को समर्पित पुस्तक है आपकी तोहफा ए अकबर शाही। कौन सी है बच्चों? तोहफा ए अकबर शाही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 देखते हैं क्या है 25 और उसे समझते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा
सूचियों में दिए गए कूट का सही उत्तर सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में पुस्तक हैं, सूची 2 में लेखक हैं, और उनको समझते हैं कौन पुस्तक किसने लिखी है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, कटुन मातम आपका दामोदर गुप्त ने लिखी है, समय मृतिका क्षेमेंद्र की है, तारीख़ यामनी अबू नस्र उतबी की है, शाहनामा फिरदौसी की है। तो यहाँ पे अगर हम मिलाएं तो 1 2 3 4 ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 4 कहाँ पे हैं? ए में ए 2 1 3 4, बी में 1 2 4 3, सी में 2 1 3 4, डी में 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। किस पर बच्चों? 26 पर, और उसे समझते हैं कौन क्या कह रहा है। 26 निम्नलिखित में से किसे लोदी व मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए प्रांत, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी परगना, ऑप्शन डी सादी। तो किसको लोदी और मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई थी? तो बच्चों वो संज्ञा दी गई थी सिखों को, यानी सरकार सिख को कहा जाता था। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सिख क्या थे? सिख आधुनिक ज़िलों के तौर पर जाने जाते थे। किसके बच्चों? आधुनिक ज़िलों को सिख कहा जाता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, और उसे देखते हैं क्या कह रहा है। 27 फिरोज तुगलक द्वारा गठित मदरा विभाग निम्नलिखित में से किनके अधीन था? ऑप्शन ए वकीले दर, ऑप्शन बी सरे जानदार, ऑप्शन सी दीवाने रिसातल, ऑप्शन डी दीवाने विजारते। तो मदरा विभाग किसके अधीन था? इसके बारे में बात करें तो ये था वकीले दर को अधीन मदरा विभाग था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, और उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पतंजलि योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया? ए अल बरूनी, बी अबू नस्र उतवी, सी फिरदौसी, या डी एडवर्ड सचाऊ। तो किसके द्वारा पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है? तो वो हुआ था अल बरूनी द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? अल बरूनी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और देखते हैं सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? ए नवसिंदा, बी आमिल, सी सरहंग, और डी मुहासिल। तो सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी यदि हम बात करें कौन होता था, तो बच्चों वो होता था आपका आमिल। कौन होता था बच्चों? आमिल कहा जाता था। मुशर्रिफ की अगर हम बात करें तो वो लगान को वसूलता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, और देखते हैं 30 क्या कह रहा है। देखते हैं बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? ए खते बाबरी, बी दीवान, सी बाबरी, या डी मनसीबे ए मुबीन। तो बच्चों बाबर की तुर्की के गीतों का संकलन क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था दीवान। क्या बच्चों? दीवान कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, और देखते हैं 31 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए पानीपत के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी चंदेरी के युद्ध के बाद, ऑप्शन सी घाघरा के युद्ध के बाद, ऑप्शन डी खानवा के युद्ध के बाद। तो बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद किसकी उपाधि धारण की थी बच्चों? गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, और देखते हैं 32 क्या कह रहा है।
सल्तनत युग के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, एक नंबर, इस युग के वित्तीय नीति हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित था। 2, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। 3, मोहम्मद तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग ने आय व्यय का विस्तृत लेखा तैयार करना आरंभ किया ताकि समस्त राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। 4, फिरोज तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें अगर विचार करें तो बच्चों उपरोक्त में से कौन सा कथन पूर्णतः सही है? तो बच्चों ये सारे के सारे कथन क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए में केवल 1 2 1 3 4, बी में 2 3 4, सी में 3 4 और डी में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर और उसे देखते हैं हम लोग। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा हुमायूं ने निम्नलिखित में किस स्थान पर बनवाया था? शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा हुमायूं ने किस स्थान पर बनवाया था? तो बच्चों यदि हम बात करें शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा हुमायूं ने, ऑप्शन देखते हैं। ए फतेहपुर सीकरी, बी आगरा, सी सहारनपुर और डी दिल्ली। तो कहाँ पे बनवाया गया था बच्चों? ये बनवाया गया था हुमायूं द्वारा सहारनपुर में। कहाँ? सहारनपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर और उसे तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर और 34 को देखते हैं क्या कह रहा है 34। निम्नलिखित में किस युद्ध से शेरशाह सूरी ने बाबर के साथ दिया था? ऑप्शन ए चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध या ऑप्शन डी चौसा का युद्ध। तो शेरशाह सूरी ने चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर और देखते हैं 35 क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं 35। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह खिलजी ने या ऑप्शन डी बहलोल लोदी ने। तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात जिस व्यक्ति ने किया था तो वो व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। बच्चों कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि वो कहता था मैं ये नहीं जानता कि शरीयत का मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल, जो भी मैं राज्य के हित में होगा वही मैं करूँगा। ये शरीयत के बारे में इसका स्टेटमेंट था, शरीयत मेरे अनुकूल है या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो राज्य के हित में होगा, वो मैं करूँगा। तो ये स्टेटमेंट किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। इससे पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी धर्मनिरपेक्ष सत्ता का सूत्रपात करने वाला पहला भारतीय शासक या पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों में खुतबा ही खलीफा का नाम रखा? तो बच्चों यदि हम बात करें ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद मुइनुद्दीन बैराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह या उपरोक्त सभी। तो इनमें से केवल इल्तुतमिश ने ही ऐसा काम किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और 37 समझते हैं क्या कह रहा है 37। निम्नलिखित पर विचार करना है।
तो देखते हैं क्या क्या विचार करने योग्य बातें हैं और फिर उनके अनुसार हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहला है, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा जारी सोने का टका का वजन 175 ग्रेन था, जो उस समय अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण था। तो अगर इनमें से हम बात करें तो इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात में अगर हम चलें कि इस इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण के समय, अगर हम यहाँ पर देखें कि सोने के सिक्के का वजन 175 ग्राम था, तो बच्चों ये सोने के नहीं, ये चांदी के सिक्के थे जिनका वजन 175 ग्राम था और उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें टका बोला जाता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी एक ही सही है। ऑप्शन देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक न दो। तो बच्चों एक ही सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर और देखते हैं 38 क्या कह रहा है और उसे समझते हैं। गोलकुंडा के सुल्तानों में पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिन्होंने कुतुब शाह की उपाधि धारण की? ए कुली शाह, बी इब्राहिम, सी मोहम्मद कुली, सी अब्दुल्ला। तो बच्चों गोलकुंडा के सुल्तानों में पहला शासक कौन था? अगर इसके बारे में बात करें तो वो था इब्राहिम। कौन था बच्चों? इब्राहिम था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर और उसे समझते हैं क्या कह रहा है। 39, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान कहाँ घोषित या बिठा दिया गया था? ए दिल्ली, बी लाहौर, सी बदायूं या डी सिंध। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह को कहाँ का सुल्तान या कहाँ पर सुल्तान के रूप में बिठा दिया गया था? यदि इसके बारे में देखें बच्चों तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा? तो ये हमारी बात होगी, सुल्तान को लाहौर में घोषित कर दिया गया था, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर और देखते हैं 14 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्यकाल में राय पिथौरा के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए बिसलदेव, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय या डी पृथ्वीराज प्रथम। तो बच्चों पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, यानी पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर और देखते हैं 41 क्या कह रहा है हम लोगों से। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता था? यह है ए कुतुब अली कुतुब शाह, बी इब्राहिम कुतुब शाह, सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह या डी अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो किसे माना जाता है बच्चों? वो माना जाता है कुली कुतुब शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं 42 क्या कह रहा है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश के शासक निम्नलिखित में से थे? ए जय सिंह सिद्धराज, बी मूलराज द्वितीय, सी कुमारपाल या डी भीमदेव प्रथम। तो बच्चों मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य शासक थे मूलराज द्वितीय और पहला भारतीय शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। अगर हम बात करें मूलराज द्वितीय के बारे में तो पश्चिमी भारत में था और ये मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय ने आक्रमण के समय हरा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं 43। देखते हैं 43 बच्चों। महमूद गवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महमूद गवाह ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार प्राप्त करना था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, या डी न एक न दो। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ये दोनों कथन पूर्णतः सही हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और उसे समझते हैं 44 क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 44। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा? ए बहलूल लोदी, बी गयासुद्दीन तुगलक, या सी फिरोज शाह तुगलक, या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बच्चों पहली बार सुल्तान ने जिसने गाजी जोड़ा था वो था गयासुद्दीन तुगलक गाजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और देखते हैं 45 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने अकबर के फतेहपुर की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी ताजुद्दीन फिरोज शाह, सी शिहाबुद्दीन अहमद, या डी मोहम्मद शाह प्रथम। तो बच्चों यदि हम बात करें किसने डाली थी तो वो थे ताजुद्दीन फिरोज शाही। अकबर के फतेहपुर सीकरी के समान उसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित सत्य पीर आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में से था? ए बंगाल, बी दिल्ली, सी गुजरात, या डी बीजापुर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कौन था तो यहाँ पर बच्चों कौन सा था तो यहाँ पर आपका सत्य पीर आंदोलन से संबंधित था ए यानी बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर और देखते हैं 47 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने भारत में सर्वप्रथम तबलीग क्रमबद्ध धर्म प्रचार किया शुरू? ए नक्शबंदी, सी चिश्ती, सी सोहरावर्दी, या डी कादिरिया। तो बच्चों वो संप्रदाय था आपका नक्शबंदी संप्रदाय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर और उसे समझते हैं क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? ए मलिक याकूब, बी कबूल उलुग खानी, सी मलिक कफूर, या डी काजी युगुइसुद्दीन को। तो बच्चों ये था मलिक याकूब को। किसे था? मलिक याकूब को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित पुस्तक में से किस पुस्तक का अनुवाद टोडरमल द्वारा किया गया था? ए सिंहासन बत्ती, सी बी भगवत पुराण, सी लीलावती, या डी 4 राज तरंगिणी। तो टोडरमल द्वारा किसको किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1 और 4, बी 2 और 3, सी 1 2 3 और डी 1 2 3 4। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टोडरमल अकबर के दरबारी थे और उनके 9 रत्न में शामिल थे। तो टोडरमल ने किन 2 किताबों का या 2 किताबों का किया था? तो वो किताबें थी बच्चों भगवत पुराण और लीलावती, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं 50 क्या कह रहा है। 50 कह रहा है फारसी कविता के क्षेत्र में मुबियान शैली के जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन थे? ए बाबर, बी जहांगीर, सी फैजी, या डी जहां आरा। तो मुबियान शैली के जन्मदाता के तौर पे जाना जाता है बच्चों बाबर को। किसे जाना जाता है? बाबर को। ठीक है फारसी कविता की शैली थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तालीकोटा यानी राक्षसी तंगड़ी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरोधी महासंघ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो ए बीजापुर, बी बरार, सी बीदर, या डी अहमदनगर। तो बच्चों इनमें से जो शामिल नहीं था उस राज्य का नाम था बीदरार। कौन था बच्चों? बरार। जबकि बीजापुर, बीदर, अहमदनगर इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। चंगेज़ खान ने मंगोल सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया जिसमें 100 सैनिकों की प्रमुख निम्नलिखित में से क्या कहलाते थे? ए यासा, बी तुमान, सी खान, या डी यजुवासी।
तो चंगेज़ खान का ये प्रारूप कहलाता था यजुबासी। क्या कहलाता था बच्चों? यजुबासी कहलाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर और समझते हैं 53 क्या कह रहा था। देखते हैं 53। सत्तारी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बच्चों? सत्तारी सिलसिले के संबंध में। पहला है, इसका प्रभाव जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्रों में था। इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत दिल्ली और निवासी हजरत मोहम्मद गौस थे। 3, हुमायूं और तानसेन इस सिलसिले के प्रमुख शिष्य थे। 4, इस सिलसिले की क्रियाओं मुख्यतः यौगिक क्रियाओं से ली गई थीं। तो इसमें से देखना है कौन से कथन सही हैं। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? ए केवल 1, बी 1 2 3, सी 1 3 4 या डी 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों जो सही होगा वो होगा 1 3 और 4। कौन सा बच्चों? 1 3 और 4 यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों यहाँ पर इसके प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस तो थे, लेकिन वो दिल्ली में नहीं, वो ग्वालियर में अपनी निवासी थे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर और उसे समझते हैं क्या कह रहा है 54। ठीक है, देखते हैं 54। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस भूमि को जब्त कर खालसा भूमि में बदल दिया? ए मिल्क, बी वक्फ, सी इनाम या डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों अलाउद्दीन ने जिस भूमि को वक्फ में बदल दिया था वो थी ये सारी भूमि, यानी मिल्क, वक्फ और इनाम को किस में बदल दिया? खालसा भूमि में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर और उसे देखते हैं किनके शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की? ए यूसुफ आदिल खान, सी बी अली आदिल शाह, सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय या डी मोहम्मद आदिल शाह। तो किसने बच्चों? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा तैमूर वंश के शमशान गृह कहलाता है? ऑप्शन ए अकबर का मकबरा, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी शाहजहां का मकबरा या ऑप्शन डी जहांगीर का मकबरा। तो कौन सा तैमूर वंश का अंतिम मकबरा कहलाता है? तो बच्चों वो कहलाता है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने खुदा के साथ सीधे संपर्क का दावा किया? ए सत्तारी, बी कालिंदरिया, सी मध्य महदवी या डी फिरदौसी। तो किसने किया बच्चों? तो वो किया है सत्तारी ने, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। अकबर द्वारा निर्मित किला निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए लाहौर का किला, बी अजमेर का किला, सी इलाहाबाद का किला या डी दिल्ली का किला। तो अकबर द्वारा निर्मित किला निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अगर हम इसमें बात करें तो दिल्ली तो इसमें से कौन सा किला अकबर द्वारा नहीं है? तो बच्चों दिल्ली का किला अकबर ने नहीं, किसने बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। किस पर बच्चों? 59 पर देखते हैं 59। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने अवधी भाषा को अपने साहित्यिक लेखन का आधार बनाया? ए मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद कुतुबन या उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें किसने बनवाया था, तो बच्चों भाषा और साहित्य के तौर पर इन सभी ने अपनी भाषा को, किसी भाषा को बनाया था? अवधी भाषा को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और समझते हैं 60 है क्या? निम्नलिखित में किनके अंतर्गत सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण किया गया? ऑप्शन ए तज़किरा, ऑप्शन बी मलकुजात, सी मकतूब या डी मुतवारिस। तो वासित। तो बच्चों यहाँ पर किसका है? सूफी संतों की जीवनियों को तज़किरा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर और देखते हैं 61 क्या कह रहा है।
61 क्या कह रहा है इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाबा फरीद अजोधन पंजाब में थे, निज़ामुद्दीन औलिया गियासपुर दिल्ली में थे, सोहरावर्दी शेख जलालुद्दीन मनेर पटना में थे, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान में थे। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो हैं हमारे सी, कौन से, सोहरावर्दी शेख जलालुद्दीन कहाँ पर थे? तो सोहरावर्दी शेख जलालुद्दीन जो थे वो बंगाल के देवतल्ला में थे। कहाँ पर बच्चों? बंगाल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर और देखते हैं 62 में क्या है। तो महदवी आंदोलन की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद या डी कश्मीर। तो महदवी आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बच्चों था ऑप्शन सी अहमदाबाद। क्या था बच्चों? सी अहमदाबाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, देखते हैं निम्नलिखित में किनकी प्रेरणा से सूरदास ने श्रीमद् भगवत के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया? ए बल्लवाचार्य, बी माधवाचार्य, सी निम्बकाचार्य या डी रामानंद। तो किनकी प्रेरणा से बनवाया था? तो बच्चों ये थे आपके बल्लवाचार्य की प्रेरणा से। अगर हम ये बात करें कि सूरदास के समय किसके समकालीन थे, तो बच्चों ये आपके जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर ने इन्हें संरक्षण भी दिया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 64 पर, देखते हैं सिंध पर अरबों की जीत के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम विजय निम्नलिखित में से थी? ए देवल, बी राबर, सी अरोर और डी मुल्तान। तो बच्चों वो थी आपकी मुल्तान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर और समझते हैं क्या है। एकमात्र मुगल महिला सूफी निम्नलिखित में से कौन थी? ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी जैबुन्निसा या डी गुलबदन बेगम। तो सूफी महिला के तौर पे अगर हम बात करें तो थी वो जहां आरा। कौन थी बच्चों? जहां आरा। ठीक है। चिश्तियों के संप्रदाय में सम्मान करती थीं और उन्होंने एक रचना भी लिखी जिसे कहा जाता है, इनकी रचना सो यूनिस अल अरवाहा, यूनिस अल अरवाहा कहा है। इनकी रचना क्या थी? यूनिस अल अरवाहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और समझते हैं 66 को। देखते हैं 66। कादरिया सिलसिले के संत सहदौला दरियाई निम्नलिखित में से किस राज परिवार से संबंधित थे? ए लाहौर के राज परिवार से, बी दिल्ली के राज परिवार से या सी सिंध के राज परिवार से या डी गुजरात के राज परिवार से। तो बच्चों सहदौला दरियाई किस राज परिवार से संबंधित थे? तो वो सहदौला राज दरियाई जो राज परिवार था उसके बारे में अगर बात करें तो वो गुजरात के राज परिवार से संबंधित थे। किससे? गुजरात के राज परिवार से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर, देखते हैं सल्तनत युगीन काल के सबसे प्रारंभिक शिलालेख गजनवियों के इतिहास में मिलता है उल्लेख। इस पुस्तक को किसने लिखा था? ए अबू नस्र उतबी, बी ख्वाजा अहमद, सी अबुल फैज़ल बहकी या डी फिरदौसी। तो ये बच्चों लिखा था फिरदौसी द्वारा। किसके द्वारा? फिर अबुल बहकी। बच्चों ये ज़रा सही कर लेना किसके द्वारा लिखा गया था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है आपका अबुल फजल बहकी द्वारा लिखा गया था, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर और समझते हैं घाघरा का युद्ध बाबर और निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? ए शेर शाह सूरी, बी नुसरत शाह, सी महमूद लोदी या डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों अगर हम बात करें घाघरा का युद्ध तो ए शेर शाह सूरी, बी नुसरत शाह या डी उपरोक्त सभी। तो शेर शाह सूरी, नुसरत शाह, मोहम्मद लोदी इन सब के बीच हुआ था, यानी उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 और देखते हैं निम्नलिखित में से किसके उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में उपलब्ध हैं? ए रामानंद, बी नामदेव, सी बाबा फरीद या डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों इनमें से सभी के उपदेश उपलब्ध हैं।
ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक, अगर हम यहीं बात करें गुरु ग्रंथ साहिब की, तो गुरु ग्रंथ साहिब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 और देखते हैं 70 में क्या कह रहा है। अब कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन निम्नलिखित में से किसके दरबार में शुरू किया था? ए बलबन, बी नसरुद्दीन महमूद, सी बुगर खां और डी मोहम्मद खान। तो किसके दरबार में बच्चों? मोहम्मद खान के दरबार में शुरू किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर और देखते हैं स्थापत्य कला की सरकी शैली के जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन थे? ए मलिक सरवर, बी मुबारक शाह, सी इब्राहिम शाह या डी मोहम्मद शाह। तो स्थापत्य कला की सरकी शैली के जन्मदाता बच्चों कौन थे? तो इसके जन्मदाता बच्चों थे इब्राहिम शाह। कौन थे बच्चों? इब्राहिम शाह थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर और समझते हैं क्या है। बाबर निम्नलिखित में से किस युद्ध की जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी? ए चंदेरी तथा पानीपत, बी चंदेरी तथा घाघरा, सी खानवा तथा चंदेरी, डी घाघरा तथा खानवा युद्ध। तो बाबर ने किस युद्ध को जिहाद की बात की थी? तो खानवा के युद्ध को और घाघरा के युद्ध को बाबर ने क्या बोला था? धर्म युद्ध के तौर पर डिफाइन किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर और उसे समझते हैं। क्या है 73? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मुगल बादशाह की जागीर प्रदान कर सेनापति नियुक्त निम्नलिखित में से किसने किया? ए केखुसुर, बी केकुबाद, सी बुगरा खां या डी बलबन। तो बच्चों ये किया गया था किसके द्वारा? केकुबाद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने चंपू काव्य वर दंबिका परिणय का आलेखन किया था? ए भारती, बी गंगा देवी, सी तिरुमल्लम्बा या डी विजयांका। तो ये किया गया था बच्चों तिरुमल्लम्बा के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? ए बलवन, बी केकुबाद, सी महमूद खान या डी खेखुसार। तो ये दी गई थी बच्चों केकुबाद द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या है। कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित कीरतपुर साहिब की स्थापना निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने की थी? ए गुरु गोविंद हरगोविंद, बी गुरु हरराय, सी गुरु हरकिशन या डी गुरु अर्जुन देव। तो ये बच्चों की गई थी गुरु हरगोविंद द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर और देखते हैं महाराणा प्रताप ने मृत्यु के पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाई? ए कुंभलगढ़, बी गोलकुंडा, सी चावड़ या डी सारंगपुर। तो महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर और देखते हैं क्या है 78। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मुगल पद तुमान 10,000 सैनिक का उल्लेख किया है? ए किरान उस सादेन, बी मिकात उल फुतूह, सी खजाइन उल फुतूह या डी नूर सिपहियर। तो बच्चों अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन में 10,000 सैनिक के तौर पर तुमान पद का उल्लेख किया था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 79 पर और देखते हैं 79 क्या कहता है। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित कहलाता है? ए गल्ला बख्शी, बी मुक्ताई, सी नस्क या डी मसाहत। तो पैमाइश के आधार पर ये कहलाता है बच्चों मसाहत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है और उसे समझते हैं। तो 80 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताबे नौरस लिखी?
तो ए जैनुल आबादीन, बी अली आदिल शाह, सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय या डी इब्राहिम कुतुब शाह। तो संगीत पर देवनागरी लिपि में लिखी गई किताब ए नोरस लिखी है इब्राहिम आदिल शाह द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारत में सर्वप्रथम फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से था? ए मुल्तान, बी लाहौर, सी दिल्ली या डी जौनपुर। तो बच्चों यहाँ पे जो केंद्र था वो था आपका 81 यानी लाहौर था। तो बच्चों इस तरह हमने अभी तक 81 क्वेश्चन यानी 81 क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 82 और उसे समझते हैं। दिल्ली के सुल्तानों को निम्नलिखित में से किसने मकबरों का पितामह कहा जाता है? तो देखते हैं जरा। ए किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, बी अलाउद्दीन खिलजी को, सी फिरोज शाह तुगलक को या डी सिकंदर लोदी को। तो इल्तुतमिश को अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली के किशनगढ़ में बनवाया जिसे तानगढ़ी कहा जाता है। ठीक है, यानी इल्तुतमिश को कहा गया है मकबरों का पितामह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विजयनगर युगीन चित्रकला के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस मंदिर से मिलता है? ए लेपाक्षी मंदिर, बी चिदम्बरम मंदिर, सी विट्ठल स्वामी मंदिर या डी हजार राम मंदिर। तो मिलता है बच्चों लेपाक्षी मंदिर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84। नदिया नवद्वीप में नवन्याय विद्यापीठ का प्रथम प्रतिष्ठापक निम्नलिखित में से कौन था? ए रघुनंदन दास, बी वासुदेव सार्वभौम, सी पक्षधर मिश्रा या डी महेश ठाकुर। तो अगर हम बात करें नदिया नवद्वीप का नव्य न्याय विद्यापीठ के प्रथम प्रतिष्ठापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये बच्चों थे आपके वासुदेव सार्वभौम। कौन था बच्चों? वासुदेव सार्वभौम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। निम्नलिखित में से सिखों के उस गुरु का नाम चुनिए जिन्होंने पर्दा प्रथा सती प्रथा का विरोध किया था। ऑप्शन ए गुरु अमरदास, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर या डी गुरु हरकिशन। तो बच्चों गुरु अमरदास यानी जो तीसरे गुरु थे उन्होंने पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 86। मालवा के शासक बाज बहादुर को निम्नलिखित में किस राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था? ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी बीजापुर या डी अहमदनगर। तो मालवा के शासक जिसे संरक्षण प्रदान किया गया था तो उसने संरक्षण प्रदान किया था मेवाड़ के राजा को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? ए उतबी, बी फरिश्ता, सी मिरान उद सिराज या डी हसन निज़ामी। तो महमूद गजनबी का जो इतिहासकार दरबारी था वो था उतबी। कौन था बच्चों? उतबी था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर और देखते हैं क्या है 88 बच्चों क्या कह रहा है उसे समझते हैं। तो 88 कह रहा है कर्मापंथी संप्रदाय के शासक फतेह दाऊद का शासन केंद्र निम्नलिखित में से था? ए सिंध, बी मुल्तान, सी कश्मीर या डी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तो ये था बच्चों मुल्तान का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से किसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है? ए नरसिंह वर्मन प्रथम को, बी विक्रमादित्य द्वितीय को, सी कीर्ति वर्मन फर्स्ट को या डी पुलकेशिन द्वितीय को। तो किसे कहा जाता है अगर हम इसके बारे में बात करें तो प्रथम निर्माता के तौर पर जिसको कहा जाता है वो हैं आपके कीर्ति वर्मन प्रथम। किसे बच्चों? कीर्ति वर्मन प्रथम को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 90। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनबी के विरुद्ध मुल्तान के शासक दाऊद करमपंथी की सहायता दी थी? ए जयपाल, बी सुखपाल, सी आनंदपाल या डी त्रिलोचन पाल। तो महमूद गजनबी के विरुद्ध दाऊद की सहायता
हिंदू शासक ने की थी? वो शासक था बच्चों आनंद पाल। कौन था बच्चों? आनंद पाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर और देखते हैं 91 में क्या है। 91 कह रहा है तराइन के तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक और मंगोल, बी इल्तुतमिश और कुबाचा, सी यल्दोज और इल्तुतमिश, या डी इल्तुतमिश और मंगोल। तो तराइन का तृतीय युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो तराइन का तृतीय युद्ध बच्चों हुआ था यल्दोज और इल्तुतमिश। ठीक है बच्चों, और ये युद्ध हुआ था 1216 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, 1216। इससे पहले 1191 और 1192 में पहला और दूसरा तराइन युद्ध हुआ था। ठीक है, वो हुआ था पृथ्वी और गौरी के बीच दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में खान की उपाधि चलाई? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया और डी बलबन। तो किसने चलाई थी बच्चों? इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर और देखते हैं 93 क्या कह रहा है हम लोग। तो 93 के बाद देखते हैं क्या है। देखते हैं। महमूद गजनवी का समकालीन पाल शासक निम्नलिखित में से था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी महिपाल फर्स्ट, या डी जयपाल। तो महमूद गजनवी के समकालीन जो पाल शासक था वो था महिपाल प्रथम। क्या था? महिपाल प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर देखते हैं। अपने राज्यारोहण के समय निम्नलिखित में से किसने एक संवत परिवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है? देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन में तो सोमेश्वर फर्स्ट, बी विक्रमादित्य 4, विक्रमादित्य 6, ऑप्शन सी सोमेश्वर थर्ड या सोमेश्वर 4। तो यहाँ पे विक्रमादित्य 6 ने अपनी गद्दीरोहण पर चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। किनकी मृत्यु के पश्चात ही उत्तर पश्चिमी भारत शक्ति संपन्न तथा गौरवशाली हिंदूशाही राज्य का पतन हो गया? ए त्रिलोचन पाल, बी आनंद पाल, सी भीमपाल, या डी सुखपाल। तो बच्चों किन की शक्ति के पतन के बाद हो गया था? तो वो शासक था भीमपाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और उसे समझते हैं। शाहू के काल में मराठा नौसेना का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? ए अंगरिया, बी दत्ताजी पंत, सी कान्होजी आंग्रे, या डी मरणो मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर होगा कान्होजी आंग्रे थे जिन्होंने मराठा नौसेना के प्रमुख के तौर पर काम किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर और 97 देखते हैं क्या है 97। तो 97 है आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सूची 1 में कुछ दुर्ग हैं और सूची 2 में उन घटनाएं हैं और इसके बाद आपको कूट के अनुसार सही उत्तर बताना है। देखते हैं बच्चों क्या सही उत्तर बनेगा और क्या कूट हमारा सही होगा। शिवाजी शासनकाल में दुर्ग और घटनाओं। सूची 1 में दुर्ग हैं, सूचनाएं घटनाएं हैं सतारा, रायगढ़, सज्जनगढ़ और पुरंदर। तो यदि हम यहाँ पर बात करें शिवाजी ने कौन सा दुर्ग कब जीता था तो अगर हम बात करें सतारा समर्थ गुरु रामदास के जीवन के से संबद्ध था। रायगढ़ की बात करें तो ये औरंगजेब की सिरदर्द बना रहा। सज्जनगढ़ की बात करें तो ये शिवाजी के राजअभिषेक का सजीव प्रतीक था और पुरंदर की बात करें तो मुरारबाजी की वीरता की गाथा के तौर पे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन मिलाएं तो बच्चों ये ऑप्शन बनेगा आपका सिंहगढ़।
तो ऑप्शन बनेगा 2 3 4 1। तो यहाँ पे देखें कहाँ पर 2 3 4 1 है, तो ए 2 3 4 1 यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। निम्नलिखित में से किनके निर्देशन में मराठी शब्दकोश राज व्यवहार कोश का पुनर्निर्माण हुआ? ए रघुनाथ हनुमंते, बी विज्ञेश्वर गंगा भट्ट, सी मुल्ला हैदर या डी रामदास। तो राज व्यवहार कोश की स्थापना मराठी शब्दकोश के समय हुई, तो वो थे आपके रघुनाथ हनुमंते। कौन थे बच्चों? रघुनाथ हनुमंते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर और देखते हैं क्या है। शिवाजी के दक्षिण प्रांत के प्रतिनिधि कौन थे जिसके अंतर्गत कोंकण का क्षेत्र था? ए मोरोपंत त्रियंबक पिंगले, सी अन्नाजी दत्तो या सी दत्ताजी पंत या डी कान्होजी आंग्रे। तो शिवाजी के दक्षिणी प्रांत के जो प्रतिनिधि थे वो थे अन्नाजी दत्तो, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और देखते हैं क्या कह रहा है 100 और उसका आंसर भी निकालते हैं। बलबन मंगोलों के प्रति नीति रक्त के युद्ध की थी। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने को वसैया वसीयत घोषित किया था। सी बलबन की वसैया को अमीर खुसरो ने संकलित किया था। अगर यहाँ पे हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो बच्चों केवल मंगोल के प्रति रक्त और लोह की नीति नहीं अपनाई थी और बलबन की वसैया को अमीर खुसरो ने भी संकलित नहीं किया था। तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन केवल 2 हमारा सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन देखें 1 और 3, बी केवल 2 यानी बी उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम वसैया के संकलन की बात करें तो ये फारस की संकलन की एक प्रथा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर और देखते हैं क्या है 101। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान क्रमशः विचार कीजिए। 1 तेलंगाना, बी होयसल, सी देवगिरी, 4 पांडराज। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ए 3 1 2 4, बी 3 1 4 2, सी 4 2 3 1 3 या डी 3 2 1 4। तो जरा बच्चों देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर क्रम की अगर बात करें अभियान की तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 और देखते हैं क्या होगा इसमें। 102 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है? अगर हम बात करें छंद विचार चिंतामणि, ये बात सही है। 84 वैष्णव की वार्ता विट्ठल दास ने लिखी है। रास पंचधाई नंददास ने लिखी है। सिंहासन बत्तीसी के बारे में बात करें तो सिंहासन बत्तीसी को नरहरि चक्रवर्ती ने रुक्मणी मंगला के कविता श्रृंगार की रचना की है। किसने? नरहरि चक्रवर्ती ने किसकी रचना की है? रुक्मणी मंगल। किसकी? रुक्मणी मंगल की रचना की है। रुक्मणी मंगल। ठीक है, रुक्मणी मंगल की रचना की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंहासन बत्तीसी की रचना के बारे में बात करें तो बच्चों सिंहासन बत्तीसी की रचना तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। देखते हैं 103 क्या कह रहा है हमारा। राजस्थान का इतिहास जानने हेतु निम्नलिखित में से कौन उपयोगी ग्रंथ है? ए फातवा आलमगीरी, बी माशरी ए आलमगीरी, सी तारीख़ औरंगजेब या डी नुस्खाए दिलकुशा। तो बच्चों कौन सी किताब जानने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए अगर हम बात करें तो वो है फतवाए आलमगीरी।
ठीक है बच्चों, फतवाए आलमगीरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 और देखते हैं क्या है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में साहित्य में विशेषज्ञ को कौन सी विश्वविद्यालय उपाधि की जाती है? ए फाजिल, बी आलिम, सी काबिल और डी दस्तराबंदी। तो कौन सी प्रदान की जाती है बच्चों? तो वो है आपकी काबिल। कौन सी बच्चों? काबिल की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 और देखते हैं क्या है 105। भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबंध में 6 रंगों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? ए षड्राग चंद्रोदय, बी संगीत पारिजात, सी संगीत चिंतामणि या डी राग माला। तो बच्चों यहाँ पर जिसकी उत्पत्ति के बारे में बात की जाती है वो है आपकी राग माला की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 और देखते हैं क्या कथन है और उन पर क्या विचार निकलता है हमारा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए तुगलकाबाद एक प्रकार के किलाबंद शहर है। तो बच्चों देखते हैं कथन, तुगलकाबाद एक प्रकार का किलाबंद शहर है। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट है जो आयताकार बसा है। 2 गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में शेर शाह के मकबरे को पूर्वगामी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा स्टेटमेंट, तो पहला ये तुगलकाबाद जो है वो आयताकार नहीं है। कैसा? ये आयताकार नहीं है, एक चतुर्भुजाकार चतुष्कोणीय है। कैसा है बच्चों? चतुष्कोणीय। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही होगा। तो देखते हैं बच्चों, केवल एक, केवल दो, एक और दो और एक ना एक ना दो। तो कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर और उसे देखते हैं। महमूद बेगड़ा ने चंपानेर के निकट मुस्तफ़ाबाद शहर बसाया और अपना मुख्य निवास बनाया। तो महमूद बेगड़ा गिरनार की पहाड़ी के नीचे मोहम्मदाबाद नामक शहर बसाया और उसे गुजरात की दूसरी राजधानी बनाई। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों यहाँ पर ये भी कथन गलत है और ये भी कथन गलत है। ठीक है, अगर हम इसमें गलती देखें तो महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था जिसने गिरनार की पहाड़ी के नीचे मुस्तफ़ाबाद नामक कौन सा? मुस्तफ़ाबाद। कौन सा बच्चों? मुस्तफ़ाबाद। और ये था आपका मोहम्मदाबाद। ठीक है, तो समझ में आया, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर और देखते हैं क्या है 108 में और उसे समझते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ए सिमा ऐसी जागीर जहां राजस्व वसूली 1/4 हो, सीसमा ऐसी जागीर जहां राजस्व वसूली 50% हो, मजदात तो ये अग्रिम वेतन, तसिया मनसबदार के खातों का निपटारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो बच्चों सही नहीं होगा। तो तसिया सही नहीं होगा क्योंकि तसिया मनसबदारों के दावे को निपटाते नहीं थे बल्कि इसका नवीनीकृत करता था, नवीनीकृत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर और उसे समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सरदारों की उपाधियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सरदार हैं, सूची 2 में उपाधि है। ए अलमास बेग, बी अलप खान, नसरत जैलसरी, जफ़र खान, मलिक यूसुफ, नसरत खान, संजर उलुग खान। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो बच्चों यदि हम इन्हें मिलाएं तो ये मिलेंगे। अलम बेग आपके उलुग खान की उपाधि थी। ठीक है, नसरत जैलसी नसरत खान थे। मलिक यूसुफ के बारे में बात करें तो वो मलिक यूसुफ जफ़र खान और संजर आलम खान। यानी 4 3 2 1, यानी ऑप्शन ए में 4 2 3 1, बी 1 2 3 4, सी 1 3 2 4, डी 4 3 2 1, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। किस पर बच्चों? 110 और उसे समझते हैं। 110 क्या कह रहा है? मुगल काल में परगने का प्रधान अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ए आमिल, बी सिकदार, सी फतेहदार या डी कानून गो। तो मुगल काल में परगने का जो अधिकारी होता है वो आपका कौन होता है? वो होता है सिकदार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अकबर ने अपने शासन के 40वें साल में मनसब जात को जोड़ा। सवार मनसबदारी की शुरुआत से ही 1575 से चल रहा था। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो कौन से कथन सत्य होंगे? तो अकबर ने मनसबदारी मुग़ल साम्राज्य के इस्पात के रूप में जाना जाता है। इस्पात का ढांचा है जो कि एक प्रकार का मनसब आपका कैसा था? जन्मजात या अनुवांशिक था। क्या था? अनुवांशिक था। ये कथन मतलब गलत हो गया। मनसबदारी की शुरुआत 1575, ये भी गलत हो गया। यानी अगर हम बात करें कौन सा कथन सही होगा तो इसके दोनों कथन गलत हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 और उसे समझते हैं। 112 क्या कह रहा है? 112 कह रहा है बेतुल उलूम स्थापना जैबुन निसा द्वारा की गई थी। यह एक प्रकार का था। तो इसके बारे में देखें तो ये एक प्रकार का बच्चों क्या था? लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ए जहाज, बी नक्षत्रशाला, सी दार्शनिक वाद विवाद या डी पुस्तकालय। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 और देखते हैं हमारा 113 क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 113। इस औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन हेतु किस भाषा में इस्लामिक कानून का संग्रह फतवाए आलमगीरी में करवाया था? ऑप्शन ए तुर्की भाषा में, ऑप्शन बी फारसी में, ऑप्शन सी अरबी में या डी उर्दू में। तो औरंगजेब ने फतवाए आलमगीरी करवाई थी अरबी भाषा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर और 114 पर देखते हैं 114 क्या कह रहा है। 114 के बारे में देखें, निम्नलिखित में से किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था? ए चूड़ामल, बी सूरजमल, सी बदन सिंह या डी राजा राम। तो बच्चों चूड़ामल द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी औरंगजेब के काल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। रोशनाई नामक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा था? ए अकमल खान, बी भागू, सी खुशहाल खान या डी चंपत राय। तो ये बच्चों जुड़ा था आपका भागू के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 और इसे समझते हैं। अकबर के इबादत खाने जो कि धर्मावलंबियों के लिए खुला था, किस धर्म के अनुयायियों ने धार्मिक चर्चाओं में कभी भाग नहीं लिया था? ए जैन, बी बौद्ध, सी पारसी या डी ईसाई। तो बच्चों यहाँ पे किसने कभी भाग नहीं लिया था? तो वो थे आपके बौद्ध। किसने बच्चों? बौद्धों ने कभी भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर और देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर उसके अनुसार अपने कूट के उत्तर देने हैं। तो जैन गुरु को दी गई उपाधि के रूप में है। तो ज़रा देखते हैं किसको क्या उपाधि दी थी। तो बच्चों हम देखें क्या क्या किसे उपाधि दी थी। तो यहाँ पे गुरु भानुचंद्र को जो उपाधि दी थी वो थे आपके उपाध्याय। ठीक है बच्चों, विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है, नंद विजय को अगर हम बात करें तो वो दी थी आपकी खुशुफ शाह तीव्र बुद्धि। पुरंदर को दी थी युग प्रधान की। किसको बच्चों? पुरंदर को किसकी दी थी? युग प्रधान की। यानी 3 4 2 1 3 4 2 1 देखते हैं। ए में 3 4 2 1 है, यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर और देखते हैं 118। मुगल काल में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? ए मुल्तान, बी सूरत, सी भड़ोज या डी मछलीपट्टनम। तो मुगल काल में फेमस जो प्रमुख केंद्र था वो था बच्चों सूरत, जहाँ पर जहाज और प्रमुख पत्तन भी सूरत ही था मुगलों का। नेक्स्ट 119 देखते हैं। मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह काबुल बाबुल मक्का कहा जाता था। ए सूरत, बी भड़ौच और डी सी पुलकट और डी मुजरिस। तो किसे कहा जाता था बच्चों? सूरत को ही कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं 120 और उसे समझते हैं। 120 क्या कह रहा है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब तोपखाने के प्रमुख मुस्तफ़ा खान थे। तोपचियों की भर्ती औरंगजेब केवल गुजरात से ही लिया करता था। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखें बच्चों, यहाँ पर आप पहला कथन औरंगजेब तोपखाने का प्रमुख मुस्तफ़ा खान था, तो ये गलत है। वो प्रमुख था फ़िदाई खान। कौन था बच्चों? फ़िदाई खान, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरी बात, तोपची कहाँ से भर्ती होते थे? गुजरात से नहीं, वो केवल और केवल कन्नौज से भर्ती होते थे, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन में देखते हैं ए केवल 1, बी केवल 2, 1 और 2, ना 1 ना 2, तो यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 1 और देखते हैं 1 to 1 क्या कह रहा है। मुगल प्रशासन में सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही की अवधारणा किसने शुरू की थी? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी बाबर। तो मुगल शासन के सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही की स्थापना जिसने की थी वो था बच्चों अकबर। कौन था? अकबर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 2 और देखते हैं क्या है। किसने निम्नलिखित में से किसने कल्लड़ कृत राज तरंगिणी की विस्तार कर उसमें जैनुल अबादीन के काल तक का इतिहास जोड़ा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, श्रीवर ए, उत्तर सोम बी, श्रेयभट्ट सी और जॉन राज डी। तो बच्चों किसने जोड़ा है? जॉन राज ने जोड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3 देखते हैं। काकसाला विद्रोह जिसे टोडरमल और अजीज कोका ने दबा दिया, संबंध किस में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो देखते हैं बच्चों किस क्षेत्र था। ए गुजरात, बी मालवा, सी अहमदनगर और डी बिहार और बंगाल। तो ये बच्चों संबंधित था बिहार और बंगाल से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 1 to 4 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अकबर ने मक्का और मदीना को विजित करने से हेतु उज्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खां उज्बेक से समझौता किया था। अकबर ने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। अकबर एवं जहांगीर ही वह 2 मुग़ल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। तो बच्चों यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 124 के स्टेटमेंटों के बारे में, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सारी बातें सही हैं, क्योंकि अकबर और जहांगीर नहीं, अकबर और औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और देखते हैं क्या है 1 to 5 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार करने के लिए? विजयनगर स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं गोपुरम और प्रवेश द्वार का निर्माण है। मंदिर परिसरों में कल्याण मंडप है जिनमें स्तंभों में नक्काशी है। इन स्तंभों में सिंह की मूर्तियां पाई गई हैं। तो बच्चों यदि हम बात करें कौन कौन से स्तंभ पॉइंट सही हैं इसमें, तो यहाँ पर अगर हम देखें के दौरान निर्माण हुआ था और यहाँ पे मूर्तियों में सिंह नहीं, किसके मूर्तियाँ हैं? घोड़े की मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा 1 और 2, यानी केवल 1 2 सही हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 1 to 6। चोलों का एकमात्र अभिलेख निम्नलिखित में से है कौन? ए इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। बी ऑप्शन देखते हैं त्रिवेंदुपुरम अभिलेख, बी मणिमंगलम अभिलेख, सी कन्याकुमारी अभिलेख या डी त्रुवालंगाडु अभिलेख। तो यहाँ पे यदि हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे बच्चों मणिमंगलम अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। चोल शासन में सबसे उल्लेखनीय विशेषता ग्राम शासन का था जिसमें सभा और सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो ए बरियम, बी फेरुंगर, सी पेरुमक्कल या डी बारियार।
तो बच्चों चोल शासन का जो ग्राम शासन था उसमें सभा को पेरू मक्कल कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। मंगल कावित्री जो मखवी नाम से कविताएं करती थी निम्नलिखित में से कौन है? ए जहां आरा, बी गौहर आरा, सी रोशन आरा या डी जानी बेगम। तो बच्चों यहाँ पे जहाँ आरा थी जो मखफी के नाम से कविताएं लिखा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं हम लोग और क्या है इसमें, इसे समझते हैं। इसमें क्या है बच्चों, इसमें अगर हम बात करें, इसमें बात करें सिंहासन हेतु शाहजहां के युग में हुए उत्तराधिकारी युद्ध का क्रम को सजाना है। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से युद्ध कब हुए थे। तो बच्चों 5 युद्ध दिए गए हैं। तो खाजवा का युद्ध अगर हम बात करें खजुआ, तो ये हुआ था जनवरी 1659 में, ठीक है। सामू और इसके बाद सामूगढ़ के युद्ध के बारे में बात करें तो ये हुआ था 8 जून 1658 में, ठीक है। यदि हम बहादुरपुर के युद्ध की बात करें तो ये फरवरी 1658 में। धर्मत में अप्रैल कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था और 1658 में हुआ था। देवराई का युद्ध की अगर हम बात करें तो मार्च 1659 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1659 में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रम बन रहा है सबसे पहले फरवरी 1658 यानी 3, फिर बात करें तो बन रहा है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 यानी 4, 3, 4, फिर बन रहा है आपका 2 यानी सामूगढ़, फिर आपका 1 यानी खाजवा और सबसे लास्ट में देवराई यानी 5। 3, 4, 2, 5 ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 3, 4, 2, 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर और देखते हैं 130 क्या कह रहा है। देखते हैं दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकाल को आंखों से देखा विवरण निम्नलिखित में से किस यात्री ने किया? ए निकोलाउ मानुची, बी पीटर मुंडी, सी ट्रेवेनियर या डी बर्नियर। तो बच्चों इस अकाल का सही वर्णन किया था पीटर मुंडी द्वारा। किसके द्वारा? इटली के यात्री पीटर मुंडी द्वारा, जो शाहजहां के काल में आया था। किसके काल में? शाहजहां के काल में आया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गोवा में पुर्तगालियों के दूत के रूप में कार्य किया? ए निकोलस मनुची, बी माना डेलसाइट, सी पीटर मुंडी या डी ट्रेवेनियर। तो बच्चों पुर्तगाली यात्री के रूप में जिसने काम किया था वो था आपका निकोलिया मनुची। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य के शासक को नीचा दिखाने के लिए अपनी नौकरानी के नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सिवाना, बी मालवा, सी जालौर या डी चित्तौड़। तो वो था बच्चों जालौर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर और देखते हैं कौन सा होगा। देखते हैं किस राज्य के शासक विजय में पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लागू की? ए रणथंबोर, बी चित्तौड़, सी देवगिरी या डी मालवा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद क्या किया था? बाजार व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 और देखते हैं क्या है 134, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाजी मोहल्ला विद्रोह जलालुद्दीन के समय में हुआ था। सीदी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। यदि हम बात करें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है तो ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। यदि देखें तो सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन के समय हुआ था। किसके समय? जलालुद्दीन के समय हुआ था। और हाजी मौला का विद्रोह जो हुआ था तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, ठीक है बच्चों। तो यानी ऑप्शन ए और बी दोनों बातें गलत हैं, यानी डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मंगोल आक्रमणकारियों ने सर्वप्रथम किसने दिल्ली विजय पर नीति अपनाई? ऑप्शन ए देखते हैं, ए कादर खान, बी दवा खान, सी कुतलुक खान या डी तारगी। तो बच्चों किसने? दवा खान के समय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136।
हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन के खिलाफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? ए बदायूं, बी अवधी, सी तल्ली और डी रणथंभौर। तो बच्चों किसके समय हुआ था ये? तो ये हुआ था बच्चों अपना ये हुआ था बच्चों दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं 137 और देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। ठीक है, भारत में डाक व्यवस्था विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बच्चों यदि हम बात करें संगठित करने का श्रेय गियासुद्दीन तुगलक को जाता है। किसको बच्चों? गियासुद्दीन तुगलक को, जिसने भारत में डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया था। ठीक है, प्रत्येक 2/3 मील पर एक डाक चौकी बनाई गई थी और इतिहासकार जिसने इसका उल्लेख किया है वो हैं बच्चों, अगर हम बात करें इब्न बतूता। कौन है बच्चों? इब्न बतूता ने उल्लेख किया है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? पूर्णतः गलत हैं। ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो बच्चों ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 और उसे समझते हैं। 138 को अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने खलीफा की सत्ता को ठुकराकर प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। 2. तुर्की विद्रोहों से सुरक्षा के लिए इसने सीरी को राजधानी बनाया और इसकी किलेबंदी की। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी बातें बिल्कुल सही होंगी, तो ऑप्शन ए में केवल 1 है, बी में ऑप्शन 2 है। ठीक है, और सी में 1 और 2 दोनों हैं, डी में ना 1 ना 2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें सत्ता को उसने ठुकराया नहीं था, वो उसे मानता था खलीफा की सत्ता तो, लेकिन उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता था। ये बात सही है, यानी आधी बात सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तुर्क विद्रोह के बारे में बात करें तो इसने राजधानी सीरी जरूर बनाई थी और उसकी किलाबंदी भी की थी। तो वो आक्रमण तुर्क विद्रोहियों के लिए नहीं बल्कि मंगोलों के आक्रमण के कारण बनाई थी। यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर, देखते हैं क्या है 139 और उसे सॉल्व करते हैं। देखें बच्चों 139, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। खुसरो शाह दिल्ली का सुल्तान बना, भारतीय मुसलमान द्वारा सत्ता प्राप्त दूसरा प्रयास था। भारतीय मुसलमान द्वारा सत्ता प्राप्ति का पहला प्रयास बलबन के समय रेहान द्वारा किया गया था। तो बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट पहला पूर्णतः सत्य है। अगर हम दूसरे के बारे में बात करें तो खुसरो शाह दिल्ली का सुल्तान बनना भारतीय मुसलमान द्वारा सत्ता प्राप्ति का दूसरा प्रयास था। ठीक है, खुसरो शाह द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें कि खुसरो मलिक नसरुद्दीन नाम से दिल्ली का सुल्तान बना, हिंदू परिवर्तित मुसलमान था। ठीक है, जबकि पहला प्रयास जिसने किया था वो था बच्चों नसरुद्दीन। कौन था? नासरुद्दीन। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात एक सही दो गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं 140 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 140 और उसे समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने राज्य के नीति के वित्तीय मामलों की नियमित किया था? ए गियासुद्दीन तुगलक, बी बलबन, सी फिरोज शाह या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बच्चों कौन था अगर हम इसमें बात करें तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। शासका रुदम्बा देवी ने जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने किया किस राज्य से संबंधित थीं? ऑप्शन ए पांड्य, बी तेलंगाना, सी देवगिरी या डी होयसल। तो वो संबंधित थीं बच्चों तेलंगाना से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से किस मुगल शहंशाह ने मराठों को उमरा मनसबदारी वर्ग में शामिल किया था? तो बच्चों किसने किया था इसके बारे में अगर हम बात करें, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब।
तो ये किया गया था बच्चों किसके द्वारा? ये किया गया था जहांगीर द्वारा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 143 हफ्त अंजुमन निम्नलिखित में से किन पत्रों का संग्रह है? ए जो शाहिस्ता खान ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा था, बी जो जसवंत सिंह ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा था, सी जो अफजल खान ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा था, या डी जो जय सिंह ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा था। तो बच्चों यदि हम बात करें हफ्ते अंजुमन जो पत्र था, तो ये पत्र बच्चों किसके द्वारा लिखा गया था? ये जयसिंह द्वारा औरंगजेब को दक्षिण से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 और देखते हैं किस युद्ध की विजय के मूल नाम फरीद ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो बच्चों यदि यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन ए सूरजगढ़, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी चौसा और ऑप्शन डी कन्नौज। तो बच्चों चौसा युद्ध के बाद शेरशाह ने फरीद की उपाधि धारण त्याग कर शेरशाह फरीद नाम रख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 145। अकबर ने निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? ए आमेर, बी बीकानेर, सी गोंडवाना, या डी जैसलमेर। तो अकबर ने किस राजपूत को बच्चों? गोंडवाना को मुगल में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर देखते हैं प्रतिनिधि पद का गठन निम्नलिखित में से किस मराठा क्षत्रप के समय हुआ था? ए संभाजी, बी राजा राम, सी साहू, या डी शिवाजी द्वितीय। तो हुआ था बच्चों ये इस राजा राम के समय। नेक्स्ट 147 अकबर के किस अर्थ मंत्री ने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया था? ऑप्शन ए मुजफ्फर खान, बी टोडरमल, सी एतमाद खान, और डी ख्वाजा शाह मंसूर। तो किसके समय बच्चों किया गया था? एतमाद खान के समय। नेक्स्ट चलते हैं 148 दक्षिण भारत में प्रचलित कोबार्ड जो कि नाप एवं तौल का प्रमुख पैमाना है उल्लेख किया था? ए मोरलैंड, बी मानसगराड, सी बर्मियर, या डी विलियम फिच। तो बच्चों ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था मोरलैंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 49 पर दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इतिहासकार निम्नलिखित में से जिसके अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, मियान जियाउद्दीन, या हसन निज़ामी। तो कौन सा साहित्यकार इतिहासकार था जिसका बहिष्कार हुआ था? तो वो था जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन दहसाला का व्यवस्था निम्नलिखित संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ए रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसान भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। बी 2 इस व्यवस्था में केवल नगद मुद्रा के रूप में देय होता था। 3 यह कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं थी क्योंकि राज मांग वृद्धि कर सकता था। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, और डी 1 2 3। तो कौन सा सही है बच्चों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। तो बच्चों इस तरह आज हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया जीएस वर्ल्ड का मेडिवल हिस्ट्री का, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत यूपी पीसीएस का पसंदीदा सब्जेक्ट या विषय रहा है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। और इस पेपर में हम लोगों ने सभी दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल से, दिल्ली के सुल्तानों से और विभिन्न वंशजों शिवाजी के बारे में भी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। बच्चों इस पेपर को आप अच्छी तरह सॉल्व करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, एक बार फिर से बताता हूं। आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं और सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑफिशियल एग्जामोफोबिया के नाम से जो लिंक नाम से उसे सर्च कर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करिए क्योंकि टाइम कम बचा है यूपी पीसीएस के लिए, और जुट जाइए। जय हिंद।